स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है एक ऐसे राजनीतिक डिस्कोर्स पे जिसको लेकर के काफ़ी अभी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी आशुतोष जी और जफर इस्लाम के बीच में। लेकिन अब मैं चलूँगा हर्षवर्धन और रतन जी के पास। अच्छा आशुतोष जी, आपको पता लगा कि 10% से ऊपर कब इन्फ्लेशन थी कि नहीं थी? नहीं पता लगा? मैंने पूछा वो टाइम बता दें हमको। वो मैं बताऊँ क्या? मैं बताऊँ आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। 2010 में थी, 2012 में थी। आप खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, देख लीजिएगा, बेस ईयर एडजस्ट करके देख लीजिएगा। नहीं छोड़े ना सर, अब उस बिल्कुल चेक कर लूंगा। हाँ चेक कर लीजिएगा सर। मतलब इसीलिए मैं नहीं कह रहा था कि मैं क्यों कहूँ जफर का इलाका वो जवाब दें, लेकिन एनीवे चलिए छोड़िए इसको सर। थी एकदम थी, गारंटीड थी। हर्षवर्धन वापस लौटते अपने मूल मुद्दे पर। हर्षवर्धन फिर ये मुद्दा छूट जाएगा, हम लोग इकोनॉमिक डिबेट करने लगेंगे। मैंने अपने सामने डेटा खोल के रखा है पूरा, उसके लिए चिंता ना करें हर्षवर्धन। लेकिन वापस अपने उसी मुद्दे पे आते हैं। और रतन जी आपसे भी, राजनीतिक हलकों में इस तरीके से जो बातचीत हो रही है, क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनाव खड़े हुए हैं, एजेंडा सेट किया जाए और उस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपको जो आपका टर्फ नहीं? मैं बहुत खुली राजनीतिक बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी को इस तरीके की बातचीत करने का क्या मतलब है? आप वहां क्यों इस तरह के तर्क दलीलों में फंसना चाहते हैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं कि ये मैंने हर्षवर्धन जी से पूछा सर, उसके बाद आपसे बताऊंगा। हर्षवर्धन जी पहले आप। अच्छा जी नीरज जी, वैसे अच्छा किया आपने साफ कर दिया वो। मुझे लगता है कि एंकर के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे कोई वरिष्ठ पत्रकार साथी उनको जानकारी नहीं है, गलत आंकड़ा है, तो उसको आपने दुरुस्त किया। उसमें बस एक लाइन जोड़ देता हूं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो फूड इन्फ्लेशन यूपीए ने 9.21% दिया था, और आपने बता ही दिया कि 2010, 12, 13 और इवन 14 तक 10% के ऊपर थी फूड इन्फ्लेशन। तो 15% गया था 2010 में। चेक कर लेना चाहिए, पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। ये जो आपने प्रश्न पूछा ना कि क्या राजनीतिक तौर पर यह बयानबाजी चुनाव आता है, देखिए ये कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि हम इस तरह के बयान देंगे और आप लोगों को वो बयान भूल गया। दरअसल देखिए इस पूरी बहस में, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन आशुतोष जी उस बयान पर कुछ भी नहीं बोले। भाई कांग्रेस प्रवक्ता का तो समझ में आता है कि वो राहुल जी को बचाएं, लेकिन हम पत्रकारों को अपराध बोध होने लगे, हम दूसरी दिशा में जाने लगे, तो ये ठीक नहीं है। 2015 में राहुल जी ने एक और बयान दिया था कि जो मंदिर जाते हैं ना वही लड़कियां भी छेड़ते हैं। ये भी राहुल गांधी जी का बयान था। और बाद में जब लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से समझ लिया गया। अब आप कहेंगे कि गांधी जी के इर्द गिर्द महिलाएं हुआ करती थी, भागवत जी के इर्द गिर्द क्यों नहीं है? और फिर आप कहेंगे कि रतन शारदा जी ने गलत समझ लिया। यानी सारे गलत बयान राहुल गांधी जी देंगे और उसके बाद क्या हम लोगों का यही काम है पत्रकार के तौर पर कि हम उसकी सफाई करेंगे, हम उसको ठीक ठहराने की कोशिश करेंगे? यह भी तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव के वक्त हो या चुनाव के बिना, हम पत्रकारों का काम है कि अगर कुछ गलत तरीके की बयानबाजी दी गई है तो उसके साथ नहीं खड़े होना। ये देश देखता है, लोगों को समझ में आता है कि आपको अगर ये बात बुरी नहीं लग रही है कि ऐसे कहा जाए कि दुर्गा जी की शक्ति घटी कि नहीं घटी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस तरह का, तो मुझे लगता है कि सब तो समझना चाहिए ना कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अगर ऐसा बयान दिया जाए तो इसका जवाब ठीक से दिया जाना चाहिए। जी रतन शारदा जी। देखिए, अगर आप समझते हैं कि चुनाव के को समझते हुए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये राजनीतिक समझ का अभाव है। एक हिंदू बहुल प्रदेश में जहां पर भगवानों के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, धार्मिक लोग हैं, वहां पर इस प्रकार का बयान कभी भी उनके पक्ष में नहीं जा सकता। दूसरी बात मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा, मैंने जो कहा था कि हम गांधी जी के सबसे उत्तम जो चरित्र के भाग हैं, उस राम राज्य है, सत्य का आग्रह है, जीवन की सादगी है, ग्राम विकास है, स्वदेशी है, वो सारा पाठ संघ ने स्वीकार किया, संघ उसको लागू करता है अपने जीवन में। दूसरा जो मैंने कहा था जिसके ऊपर बहुत बवाल मचाया गया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अभी मैंने केवल ये बहुत जिद कर रहे थे, इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है सरदार पटेल एंगर अगेंस्ट गांधी जी ओवर हिज सेलिब्रेसी एक्सपेरिमेंट्स एंड these are 2 letters sent to him. So I will रतन जी मैं माफी की चाहत रोकता हूँ। देखिए रतन जी मेरी बात समझिए, और आशुतोष जी आप पूरा पैनल सुन ले मेरी बात। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस तरफ जाएंगे तो फिर एक बहुत दूसरे तरह की हमको डिबेट 1 घंटे की करनी पड़ेगी, जहां पे फिर गांधी जी के सत्य के प्रयोग तमाम चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे बचना चाहिए,
क्योंकि फिर वो एक घंटा अलग से पूरी डिबेट उसमें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि वहां पे मुझे पहले भी मैं इसीलिए रोक रहा था कि वो हत्या है कि वध है, सत्य के प्रयोग क्या है, कौन कैसे, दैट्स नॉट मैटर फॉर टुडे। इसलिए करो उसको छोड़ दिए, बस राजनीतिक चर्चा जो आज की हो रही है उस पर किसी दिन उस पर करेंगे चर्चा, तो बात कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर आ ही रहा है, हो सकता है उसी दिन हम चर्चा करें। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। देखिए, अच्छा हुआ कि रतन सारदा जी ने एक्सप्लेन कर दिया, बट उन्होंने गांधी जी के वध पे एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी चले दूसरी बात है। इस देखिए, एकांगी बहस कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप राहुल गांधी के बयान को इंडोर्स करते हैं कि नहीं ये बताइए। अब आप बचिए मत, आप आखिरी चरण में आप बार बार 2 डॉस करके भाग जाते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड, राहुल गांधी के किसी बयान को मैं एंडोर्स नहीं करता। राहुल गांधी के हर बयान की मैं आलोचना करता हूं। जो हर बयान की क्यों करेंगे? जो अच्छा बयान उसकी क्यों करेंगे? आज जितना बयान उनका सामने मैं उसकी आज वाला, हाँ। और क्या चाहते हैं, और मैं लिख कर दे दूं आपको? नहीं, आपने कहा आज वाले में, हाँ तब ठीक है, हाँ बोलिए। मैंने कहा बेसिक सवाल ये है कि अभी जो हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात की, लेकिन जब वो गांधी जी, जब वो नेहरू जी के महिलाओं के साथ घूमते थे, भाई इस बयान की भी आलोचना कर देनी चाहिए। जब गांधी वध की बात करते तभी भी आलोचना। तो बहस एकांगी नहीं होती। एक आदमी खुलेआम आरएसएस का पक्ष लेता हुआ आशुतोष जी 30 सेकंड मुझे देंगे सर, एकदम समय खत्म